अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और अब तक की कुछ अहम खबरों के साथ मैं हूं हुमा मलिक। एसओपीज पर अमल दरामद करना इंतहाई जरूरी है। अगर आवाम ने एसओपीज पर अमल दरामद न किया तो अस्पतालों पर बोझ बढ़ जाएगा। हर मुल्क में एसओपीज पर अमल दरामद रजाकारों ने कराया। बरसात में हमें शजरकारी मुहिम में भी भरपूर हिस्सा लेना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का टाइगर फोर्स के रजाकारों से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कोहाला हाइडल पावर प्रोजेक्ट का तारीखी सह-फरीकी मुआहदा आज होगा। तवानाई के शोबे में 2.4 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही है। तमाम स्टेक होल्डर्स की सख्त मेहनत के बायस ये मुआहदा मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की वाज़ेह हिदायत के मुताबिक सीपैक मंसूबों पर काम तेज किया जा रहा है। मुआवने खुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। मुल्क में टैक्स कल्चर के निज़ाम को फरोग देने के लिए अहम कदम। हुकूमत का तरक्याती स्कीमों को टैक्स पेयर्स के नाम से मंसूब करने का फैसला। अब तरक्याती मंसूबों पर सियासतदानों की बजाय टैक्स दहिंदगान के नाम की तख्ती लगेगी। मुआवने खुसूसी उस्मान डार आज सियालकोट से मुहिम का आगाज करेंगे। हमें अपने अफसरान की बेहतर तरबियत के लिए उन्हें रवायती सिफारतकारी के साथ माशी सिफारतकारी, सकाफती सिफारतकारी के रमूज से भी रोशनास करवाना होगा। इस सिलसिले में निसाब में तब्दीली समेत तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। कोरोना वबा के बाद तेजी से बदलती सूरत हाल में सिफारतकारों को बेहतरीन सिफारती तरबियत फराहम करना होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाजत दे दी है। 2 से 3 हफ्तों में अपने तमाम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर मुतालिका मुल्क की पॉलिसी के मुताबिक सफर करें। जो बीमार या कोरोना मरीज हैं उन्हें बगैर नेगेटिव टेस्ट के एयरपोर्ट पर आने की इजाजत नहीं। मुआवने खुसूसी डॉक्टर मुईद यूसुफ की मीडिया ब्रीफिंग। इजलास में स्पीकर असद कैसर की सदारत में कौमी असम्बली में बजट पर आम बहस जारी है। ऐवान के दोनों जानिब से अरकान की बहस में शिरकत। कोरोना की मुश्किल सूरत हाल में हुकूमत ने इंतहाई मुतवाज़न और टैक्स फ्री बजट पेश किया। इक़्तिसादी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हुकूमत आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक अपने वादों पर अमल करेगी। पहला मौका है जब सेहत के बजट को दोगुना करके 115 अरब रुपए किया गया है। अरकान हुकूमती बेंचेस। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा। मजीद 4044 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,92,970 हो गई। मजीद 148 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,903 जाँ बहक। 81,307 अफराद सेहतयाब। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 95,27,000 से तजावुज कर गई। 4,85,000 के करीब अफराद जान की बाजी हार गए। 51,75,000 से जायद सेहतयाब। अमरीका में 1,24,000 से जायद हलाकतें। आइंदा हफ्ते तक दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ हो जाएगी। कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कई ममालिक में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की किल्लत भी देखने में आ रही है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मास्क भी पहने और चेहरा भी न छुपे। बेल्जियम में एक दुकानदार ने मास्क पर इंसानी चेहरे की तस्वीर प्रिंट करके बेचना शुरू कर दिए। लोग बड़ी तादाद में अपने चेहरे की तस्वीर मास्क पर प्रिंट कराने लगे। असली चेहरा है या मास्क, अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में नौजवानों की मावराए अदालत हलाकतों की मजम्मत करता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय खिलाफ वर्जियां मुसलसल जारी हैं। भारत की हालिया कार्रवाइयां मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। इस्लामी ताउन तंजीम की राबता कमेटी का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली पर तशवीश का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आयशा फारूकी की हफ्तावार ब्रीफिंग। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों की रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई। सोपूर कस्बे में 2 मजीद कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। फौजियों ने नौजवानों को कस्बे के इलाके हरदोवशेवा में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। इलाके में इंटरनेट सर्विस मौतल।
दौरा इंग्लैंड के लिए ऐलान करदा कौमी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी लाहौर पहुंच गए। उन्हें लाहौर के मकामी होटल में रखा गया है। मकामी होटल के एक फ्लोर पर बायो सिक्योर इंतजाम किए गए हैं। कौमी स्क्वाड 28 जून को इंग्लैंड रवाना होगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ। कोरोना वायरस की अलामत क्या हैं? सबसे उमूमी अलामत में बुखार, खुश्क खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। ये अलामत आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होती हैं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वबा के पेश नजर तामीराती इंडस्ट्री के लिए चंद एहतियाती तदाबीर। बायोमेट्रिक हाजिरी से गुरेज करें। तामीरात वाली जगह पर दाखिली और खारजी रास्तों पर थर्मल गन की दस्तियाबी यकीनी बनाएं। दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। तमाम कारकुन ड्यूटी शुरू होने के वक्त काम वाले कपड़े पहने और काम खत्म होने पर नहाने के बाद मामूल के कपड़े पहन लें। कारकुनों और सारिफीन के दरमियान राब्ते वर्चुअल मवासलात के जरिए रखे जाएं। मौशरती फासलों के लिए 2 मीटर की दूरी इख्तियार करें। मुतबादिल या इजाफी शिफ्टों के जरिए मुलाजमीन की तादाद कम से कम रखी जाए। मजदूर हजरात काम से पहले और बाद में हाथ धोना हरगिज न भूलें। बीमार मजदूरों को किसी सूरत काम पर न बुलाया जाए। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामत जाहिर हो जाएं, उनके लिए आर्जी कयामगाह या करंटीना कमरे का इंतजाम किया जाए ताकि उनको टेस्ट रिजल्ट आने तक करंटीना किया जा सके। मुलाजमीन को अच्छे मयार के मास्क और नकल व हमल के जराए फराहम करें। ड्राइवर्स दौरान सफर मास्क का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशन न चलाएं और खिड़कियां खुली रखें। खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। कोरोना वायरस से बचाव हमारे हाथ में है और सिर्फ कुछ बुनियादी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके न सिर्फ हम खुद इससे महफूज रह सकते हैं बल्कि दूसरों को भी बचा सकते हैं। अपने हाथों को साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक बार बार धोएं। खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को हर बार नए टिश्यू पेपर या अपनी कोहनी से ढांपें। अपनी आंखों, नाक और मुंह को हाथ बिल्कुल न लगाएं। मोटापे के लिए हाथ न मिलाएं, न ही गले मिलें। खांसी या नजले की अलामत के हामिल अफराद से कम से कम 3 फुट का फासला रखें। रश वाली जगह जाने से परहेज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न जाएं। अगर आपको खांसी, नज़ला या सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो तो फौरन तिब्बी मुआयना कराएं। आइए सब मिलकर इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और इस मुश्किल वक्त से निपटने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि हमसे है पाकिस्तान। सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो आज, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अवी खबरें। दौरा जदीद के तकाज़ों के मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी दस्तियाब है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrowatch.com.pk। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। में फिर किसी ने कुछ कहा है? अरे कोई कह के तो देखे, आंखें निकाल दूंगी मैं उसकी। 2 बहनें हैं जिसमें एक नर्स है और दूसरी अल्लाह जाने क्या है। अरे माँ का नाम भी ना लेना, नजर उठा के भी ना देखना, उसकी माँ आंखें निकाल लेगी तुम्हारी। मुबारक तुझे,
सलेमान रईस की गाड़ी पर झंडा चढ़ गया। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं अभी जो लोकस्ट के ऊपर बात हुई है, मैं सिर्फ एक ब्रीफ सा कमेंट करता हूं कि इसमें 31 जनवरी से हमने इसको एक इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ है और तब से हमने पूरी एनडीएमए को पूरी इख्तियारात दिए हुए हैं कि कोई भी आप एक्सपेंस करना चाहते हैं लोकस्ट के कंट्रोल के ऊपर, गवर्नमेंट उसमें कोई कोताही नहीं करेगी, क्योंकि ये पोटेंशियली, जिस तरह अभी बात हुई, ये पोटेंशियली ये इतना खतरनाक हो सकता है पाकिस्तान के लिए, जिसमें कई तो हम कदम उठा सकते हैं उसकी तरफ, उसको कम करने के लिए, और वो हम पूरी तरह कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली बीच में कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से जो सप्लाईज आने थे इंग्लैंड से वो रुक गए, तो वो तो हम इंशाल्लाह पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन मैं ये भी कह दूं आपको कि कई चीजें हमारे हाथ में नहीं है। इस वक्त ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर से, ये जो उधर से लोकस्ट का ये बड़ा अनयूजुअल, 25 साल में एक दफा इस तरह का फिनोमेना होता है, तो वो उधर से जो आ रहा है वो एक हमें खतरा ये कि हिंदुस्तान से भी और ईरान से भी जो स्वॉर्म आएगा, हम अपना तो कंट्रोल कर लेंगे लेकिन उसका भी किसी को अंदाजा नहीं है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारे मुल्क पे अपने करम करे और रहम करे, क्योंकि ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी थ्रेट है और इस पे इंशाअल्लाह एक पूरी कौम मिल के इसका मुकाबला करेगी। अब स्पीकर साहब, मैं जो सब्जेक्ट से शुरू करना चाहता हूँ, मैं 5 पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूँ। 5वीं तो कंक्लूजन है, 4 पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूँ। जो पहली चीज है वो कोरोना का इशू है। स्पीकर साहब, ये जब पाकिस्तान में 26 केसेस हुए तो तब हमने एक्शन लिया। अभी कोई अमवात नहीं हुई थी कोरोना से। 26 केसेस के ऊपर हमने लॉकडाउन किया पाकिस्तान को। और ये मैं आपको कह दूं कि वो जो लॉकडाउन किया वो क्योंकि एक दुनिया में फिनोमेना था, यूरोप में देख रहे थे, वुहान प्रोविंस, अब वुहान सिटी चाइना के अंदर, उसके अंदर हमने देखा तो सूबों ने खुद रिएक्ट करना शुरू किया। जब वो बाहर से देखते थे तो सारे सूबों ने अपने कदम उठाने शुरू कर दिए। तो एक कोई सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग उस वक्त नहीं थी। मेरा पहले दिन से और मेरी टीम का, मेरा पहले दिन से एक खदशा था कि ये एक ऐसा फिनोमेना है कि अगर हम वेस्टर्न यूरोप को कॉपी करें या वुहान को करें या बाद में जो अमेरिका में हो रहा था उसको करें, तो इसका पाकिस्तान और जो हमारा हिंदुस्तान का बरे सगीर है, हमारे सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ था। यानी जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो अब न्यूजीलैंड की कई लोग मिसाल देते हैं, न्यूजीलैंड में तो वैसी सोशल डिस्टेंसिंग है, वहां तो जो डेंसिटी ऑफ उनकी आबादी है वो तो फैली हुई है और फिर एक जजीरे हैं। पाकिस्तान के अंदर हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, कच्ची आबादियां, गरीब बस्तियां, जिधर 8-8, 9-9 लोग कमरों में, छाबड़ी वाले, डेली वेजर्स, ये एक बहुत बड़ा तबका था। जब ये हुआ तो मैंने पहले दिन इसके ऊपर बात की कि हमारे पास तो एक ड्यूल प्रॉब्लम है, हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं बाकी मुल्कों से। हमारी तरफ एक हमने लोगों को कोरोना से बचाना है और दूसरी तरफ भूख से बचाना है, जो कि गुर्बत की वजह से लोगों ने मरना है, उससे बचाना है। शुरू में तनकीद भी हमें बड़ी बर्दाश्त की कि लोगों ने कहा और सख्त लॉकडाउन करना चाहिए था। बड़ी मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था, मेरे अपने लोगों से प्रेशर था, मेरी अपनी कैबिनेट के अंदर लोग समझते थे कि हम वो लॉकडाउन नहीं कर रहे जो होना चाहिए था, जो कि हिंदुस्तान ने कर दिया। जिस तरह का लॉकडाउन नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारे बाद किया। और जब अब हमारे पास एक डेटा सामने आ चुका है, क्योंकि नई नई चीजें थी, दुनिया भी एक्सपीरियंस से सीख रही थी, दुनिया देख रही थी, हर मुल्क अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इंग्लैंड ने पहले
उन्होंने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे, उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। जब केसेस बढ़े उन्होंने पूरा लॉकडाउन किया। ब्राजील ने उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, उसके प्रेसिडेंट ने तो आज वह 50,000 लोग मर चुके हैं, उससे भी ज्यादा। तो हर मुल्क अपने अपने, किसी को अंदाजा नहीं था। मैं आज एक सिर्फ इस कमेंट के ऊपर आज बात करना चाहता हूं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि कंफ्यूजन थी। स्पीकर साहब, अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट में कंफ्यूजन नहीं थी वो हमारी गवर्नमेंट थी पहले दिन से। मैं आज अपने ऑपोजिशन मेंबर्स को कहता हूं, 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया। 13 मार्च से लेके आज तक मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो। जो मैं 13 मार्च से कह रहा था, आपको टाइम मिलेगा प्लीज, मैं अभी आपको कहता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। मैंने कॉन्स्टेंटली 2 चीजों पे बात की कि कोरोना अगर आप कर सकते हैं, अगर आपकी सिंगापुर की आबादी है, अगर आपके पास $50,000 पर कैपिटा इनकम है, अगर आपकी नेचुरल सोशल डिस्टेंसिंग है, तो सबसे बेहतरीन चीज उसको रोकने की है कि बिल्कुल कर्फ्यू लगा दो। मैंने तो ये पहले दिन से कहा, लेकिन मैंने ये भी कहा कि जो हमारा मुल्क की कंडीशंस हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम ये करने जा रहे हैं तो वो गरीब तबके के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये कंसिस्टेंट मेरी स्टेटमेंट्स रही हैं। मैं आप कोई उठा के देख, अब तो बड़ा आसान है, सोशल मीडिया पे सारी तकरीरें आपके सामने हैं, कभी कंफ्यूजन नहीं आई। और मैं आज अपनी जो टीम, जो NCOC में हमने टीम बनाई, जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी थे, हमारे डेटा गैदर करने के भी लोग थे, असद उमर वो लीड कर रहे थे, मैं आज खास इनको खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि ये इन्होंने जिस तरह का वो इदारा था, उस इदारे के अंदर हर रोज डेटा कलेक्शन होती थी, दुनिया की ट्रेंड्स देखी जाती थी, डॉक्टर्स का एक्सपर्ट ओपिनियन आता था और वो डॉक्टर्स कंसल्ट करते थे बाकी सूबों के डॉक्टर्स को, बाकी सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन कायम की। पहले कोई भी डेटा ही नहीं था, हमें यही नहीं पता था कि हमारे पास कितने वेंटिलेटर्स हैं पाकिस्तान में हॉस्पिटल में, कोई किसी को नहीं पता था। हमें ये कोई इस तरह के हमारे पास पाकिस्तान में इंटेंसिव केयर बेड्स कितने हैं, ट्रेन स्टाफ कितना, ये कोई डेटा अवेलेबल नहीं था। ये NCOC ने हर रोज मीटिंग्स करके डेटा इकट्ठा किया, उन्होंने दुनिया की ट्रेंड्स उसके मुताबिक फिर कोशिश अपने हमारे पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस पे की। स्पीकर साहब, उसकी वजह से मैं तो उनकी दाद देता हूं कि उसकी वजह से हमारी जो डिसीजन मेकिंग थी, हमारे फैसले थे, वो बिल्कुल उनके अंदर तजाद नहीं आया और हम कंसिस्टेंटली आगे बढ़े। अब वो देखे, 2 तरफ से तनकीद, एक तनकीद तो एक तरफ से हुई कि आपने पूरी तरह लॉकडाउन लगा देना है। हिंदुस्तान की जो आज रिपोर्ट्स सारी दुनिया के अंदर आ रही है, कल न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आई है रिपोर्ट, जो तबाही हिंदुस्तान में कंप्लीट लॉकडाउन से जो हुई है, वहां फिगर्स हैं कि 34% लोग शदीद गुर्बत में पड़ गए, गरीब कुचला गया है। लॉकडाउन लगाया, सोचा ही नहीं कि गरीब आदमी किधर जाएगा। हजारों लाखों लोग सड़कों के ऊपर निकले हुए बेचारे, बैग उठा के, ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, सड़कों के ऊपर लोग मर गए। ये जो स्टडी आई है जो अब हिंदुस्तान की, कि उस लॉकडाउन जिस तरह का हमें कहा जा रहा था लगाओ, अब सबके सामने है कि उस लॉकडाउन का किस तरह का इंपैक्ट पड़ा, एक इंसानों के ऊपर गुर्बत पे, और दूसरा आज हिंदुस्तान की रेट देखें, आज वहां का जो कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो पाकिस्तान से कम है, हमारे से ज्यादा तेजी से स्प्रेड कर रहा है। वहां भी मुश्किल है अस्पतालों में, मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर लोग बाहर खड़े हुए हैं, अस्पताल भरे हुए हैं। तो मैं आज स्पीकर साहब फिर से अपनी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं। कभी हमारे में कंफ्यूजन नहीं थी, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं थी।
जो हर रोज मीटिंग करके अब तक हम यहाँ पहुंचे, लेकिन मैं आज अपनी सारी कौम को ये बताना चाहता हूं कि ये बड़ा मुश्किल मरहला हमारे सामने आज है। हमारा जब हमने ये खोला और क्यों खोला हमने, सबसे पहले हमने खोला कंस्ट्रक्शन। आज सारी दुनिया कह रही है कि लॉकडाउन से नुकसानात ज्यादा हैं, जो कोरोना का कंट्रोल है वो उतना नहीं होता, नुकसान ज्यादा होता है। हिंदुस्तान की एग्जाम्पल के अलावा आज आप अमेरिका में देख लें, दुनिया का सबसे अमीर मुल्क, वहां देखें न्यूयॉर्क में क्या हुआ। आज 23 स्टेट्स के अंदर कोरोना भी बढ़ रहा है और वो लॉकडाउन भी खोल रहे हैं। जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है वो भी ये रियलाइज कर रहा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी भी जब आप एक इकोनॉमी को बंद करते हैं वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकती उसके असरात। तो हम वो थे जिन्होंने सबसे पहले बात स्मार्ट लॉकडाउन की कि सारा 22 करोड़ लोगों को बंद ना करो, स्मार्ट लॉकडाउन, हॉटस्पॉट्स देखो। ये सारी हमारी एनसीओसी का कमाल है कि वो उन्होंने पूरी स्टडी करके अपने मुल्क की कंडीशंस में जिस तरह हम चले। अब तक अल्लाह का करम हुआ है हमारे मुल्क पे कि आप हमारी आबादी देखें और जिस तरह हम इसमें से नेविगेट करके निकले, अभी तक अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन जो अगला फेज है स्पीकर साहब, ये मुश्किल फेज है। ये मुश्किल इसलिए है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को समझ आए कि एसओपीज को फॉलो करना क्यों जरूरी है। जो आप जब जो भी एक फैक्ट्री खोलते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो भी आप अपनी कारोबार की आप एक्टिविटी जब खोलते हैं, और वो हमारे लिए जरूरी है कि हमने रोजगार देना है लोगों को, वो इसलिए जरूरी है फॉलो करना कि जब क्लस्टर्स होते हैं हमें पता है ये बीमारी फैल जाती है, तेजी से फैलती है। और हमें ये भी पता है कि अगर ये एहतियात ना की गई तो हमारे हॉस्पिटल से प्रेशर पड़ गया है, और अगर एहतियात ना की तो मजीद और पड़ने वाला है। इसलिए ये सारी इस असेंबली से जो भी अवाम देख रही है, जो भी हम सब यहाँ बैठे हैं, ये हम सब के ऊपर लाजिम है कि हम ये अपनी तौर पे पब्लिक में लोगों को रियलाइज करें कि कितना जरूरी है हमें बचाना अपने बूढ़ों को, अपने बीमार लोगों को, ब्लड प्रेशर के लोगों को, जिनको डायबिटीज है। असल में तो जो स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए। हमें पता है कि आम लोग हमारे माशाल्लाह हमारे भी यहाँ बैठे हैं जो लोग रिकवर कर बैठे हैं इससे, लेकिन हमें ये पता है कि जिनके अंदर कोई भी वीकनेस हो, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि उनकी जानें खतरे में डाल देती है। तो इसलिए मैं आज मैं ये भी जो रिश्तेदार हैं, जिन लोगों के आज ऑलमोस्ट 4000 लोग हमारे अमवात हो चुकी है, इससे हम उनके लिए दुआ भी करते हैं, हम अफसोस करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं जो कि इस बीमारी की वजह से गए हैं मुल्क दुनिया से। लेकिन ये जो अगला स्टेप है ये क्रिटिकल इसलिए है कि हमारे पास अब 2 रास्ते हैं। अगर हम एहतियात कर गए तो इंशाअल्लाह जो हमारी फैसिलिटीज हैं वो इतनी हैं कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो कोप कर जाएगा। लेकिन अगर हमने बेएहतियाती की, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हम हर रोज रिपोर्ट आती है अब हमें एनसीओसी में कि कौन से सूबे में, कौन से शहर में, कौन से एरियाज के अंदर एहतियात की जा रही है और कितनी की जा रही है, कितनी नहीं की जा रही। तो इसके ऊपर एक तो हम अपनी ये वॉलंटियर फोर्स है, टाइगर फोर्स, इन सबको हमने लगा दिया है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आगे बहुत प्रेशर है, वो थक चुके हैं, तो इनको लगा दिया है एसओपीज के ऊपर। लेकिन ये हम इन्फोर्स भी करेंगे, ऊपर से हमारे जो एनसीओसी में हॉटस्पॉट्स देख रहे हैं, सिलेक्टिव एरियाज को बंद भी करेंगे। लेकिन मैं आज ये कह दूं कि ये अगर महीना हम एहतियात से गुजार बैठे तो हम इंशाअल्लाह इसके बुरे असरात से बच सकते हैं। एक और बात हुई जी कि कोरोना के पीछे हम छुप रहे हैं।
اور اپنی جو ہماری کمزوریاں وہ چھپا رہے ہیں کورونا کے پیچھے. میں اسپیکر صاحب صرف فگر دینا چاہتا ہوں. آج ہی آئیے وہ فگر. آج IMF نے آج ان کی آفیشلی انہوں نے ان کی فگر نکلی ہے. دنیا کی اکانومی کو $12 ٹریلین کا نقصان ہو چکا ہے. اور جو انڈیویجول اکانومیز ہیں, انگلینڈ کی اکانومی, ان کا 20% ان کی اکانومی نیچے گر پڑی ہے, نیگیٹو گروتھ ریٹ میں چلی گئی ہے. ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ 100 سال کے اندر یہ سب سے بڑا اکنامک کرائسس آیا ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اچھا انگلینڈ کے اندر تو چلے اکنامک کرائسس آ گیا, ان کے 40,000 لوگ مر چکے ہیں. لیکن اسپیکر صاحب اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ کتنی اموات ہوئی ہیں. لاک ڈاؤن کا تو صرف جتنی دیر آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں, اکانومی بند کر دیتے ہیں, وہ فرق نہیں پڑتا کتنی اموات ہوئی ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا اکانومی پہ کیا فرق پڑتا ہے. تو ہم نے جو 13 مارچ سے اکانومی بند کی اپنی, اور شکر ہے ہم نے پہلے کھولنی شروع کی جو کنسٹرکشن, آپ یہ دیکھ لیں کہ آج ہندوستان میں کیا ہوا ہے. سو پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے یہ کہنا کہ آپ کی اکانومی کو فرق ہی نہیں پڑا, یعنی یہ اس کہیں بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں ساری دنیا کی اکانومی میں, یعنی دنیا ریسیشن میں چلی گئی ہے. $12 ٹریلین اگر دنیا کی اکانومی کو لاس ہوا ہے, اور ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا اور لاس ہونا ہے. آج کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ اس کو ریکور کرنے میں کتنی دیر لگے گی. آج کوئی یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کتنی انڈسٹریز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہیں جو ریوائیو ہی نہیں اب ہو سکتی. ساری دنیا کا جو سروس سیکٹر ہے, ٹورزم ہے, ایئر لائن سیکٹر ہے, ساری دنیا کے اندر وہ کرائسس پہ چلا گیا ہے, کیونکہ یہ لوگوں کو یہ نہیں پتا یہ کب سے پھر سے چلے گا. تو یہ جو کہنا, میں بڑا مجھے عجیب لگا یہ کہنا کہ جناب ہاں آپ چھپ رہے ہیں کرونا کے پیچھے. میں جی اب یہ سیکنڈ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. اکانومی کے اوپر بہت بات چیت ہوئی کہ ہماری اکانومی کا پہلے بہت برا حال تھا, ہم فیل ہو گئے تھے اکانومی کے اندر. تو میں آج اسپیکر صاحب ذرا پہلے بیک گراؤنڈ تھوڑی سی دے دوں کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کس طرح کی اکانومی ملی تھی. یہ میں آپ کو فگر دے رہا ہوں, یہ ساری اوتھینٹیکیٹ آپ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی سوئٹزرلینڈ کی اکانومی ملی تھی. ہم تو اسی میں پرفارم کرنا ہے جو ہمیں ملی تھی. ہمیں تو وہاں سے گیج کریں کہ کیا یہ آپ نے 0.0 سے شروع کیا تھا کہ آپ اوپر گئے یا مائنسز میں گئے. تو میں آپ کے سامنے صرف اسٹیٹسٹکس رکھ دوں تو یہ آپ کو خود ہی ایکسپلین کر دیں گے کہ اکانومی ملی کیسے تھی. سب سے بڑا پرابلم $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. میں عام لوگوں کو جو دیکھ رہے ہوں گے میں سمجھانا چاہتا ہوں, کوئی شاید کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو صحیح طرح نہ سمجھ سکے. دنیا جب کسی اکانومی کو دیکھتی ہے کہ کیا اس کی صحت اچھی ہے یا بری ہے, وہ صرف ایک فگر دیکھتی ہے. سب سے پہلی جو فگر دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کیا ایک ملک کے اندر ڈالر زیادہ آ رہے ہیں یا ملک سے باہر ڈالر زیادہ جا رہے ہیں. اگر آپ کے ملک کے اندر یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو تو اس کا مطلب کہ آپ کی اکانومی بیمار ہے. جو ہمیں اکانومی ملی یہ پاکستان کی تاریخ کا ڈالر ٹرمز سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا $20 ارب کا. اس کے بعد اور وہ کیوں ہوا, وہ ہوا بھی کیوں. ہماری جو ایکسپورٹس تھی وہ $20 ارب کے اوپر تقریباً سٹیگنیٹ کر گئی, لیکن جو امپورٹس تھیں وہ $60 ارب پہ چلی گئی. جب اتنا بڑا تضاد امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ ہو تو اس کا سب سے بڑا امپیکٹ جا رہا تھا ایکسچینج ریٹ کے اوپر. ڈالر کم ہو جاتے ہیں, ڈالر کی قیمت اوپر, روپے کی قیمت نیچے, تو پرابلمز تو سارے ادھر سے شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم آئے تو سب سے بڑا مسئلہ کیا وہ مہنگائی. اب مہنگائی کیسے نہ ہوتی. مہنگائی جب روپیہ پہلے 104 پہ تھا, جب ہمیں ملا, جب تک ہماری باری 122 پہ ہو گیا, اور وہ ہمارا جا کے اینڈ میں روپیہ پہلے گرا
اور پھر سٹیبلائز کر گیا جو ہم نے قدم اٹھائے. لیکن جو اس کا امپیکٹ پڑا جب ساری امپورٹس مہنگی ہو گئی, جب آپ کا روپیہ کمزور ہوا اور جب تیل کی قیمت مہنگی ہو گئی, اس کا امپیکٹ بجلی پہ سب پہ پڑ گیا. تو اسپیکر صاحب, وہ ملک میں لوگوں میں غربت میں اضافہ ہونا تھا, وہ مشکل وقت آنا تھا جب یہ ایڈجسٹمنٹ ہونی تھی. لیکن یہ ہم نے تو انہیریٹ کی تھی, یہ ہم نے تو نہیں اتنا بڑا یہ ڈیفیسٹ دیا. اب دوسرا جی, جو قرضے گئے لائبلٹیز 2013 میں 16 ٹریلین 16,000 ارب روپے کا قرضہ تھا. جب ہماری باری آئی تو وہ ٹوٹل لائبلٹی 30,000 ارب پہ پہنچ گئی. پہلا سال جو ہم نے جتنی بھی ٹیکس کلیکشن کی وہ پہلا سال ویسی مشکل تھا, آدھا اس کا چلا گیا ان کے قرضوں کی قسطیں, ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرتے ہیں. خود سوچے کہ اس کے بعد کتنا پیسہ رہ گیا سارا ملک چلانے کے لیے. جو ریزروز تھے ان کے 20 ارب ڈالر کے ریزروز تھے, وہ کریش کر کے 10 ارب ڈالر پہ آگے جب ہمیں گورنمنٹ ملی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حال یہ تھا شروع میں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, جو لائبلٹیز تھیں, جو ایکسٹرنل لائبلٹیز تھیں, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. اسپیکر صاحب, دنیا میں گئے, اپنے دوستوں کے پاس گئے, پیسے مانگنے گئے کہ جناب ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں, ہماری مدد کریں. دیکھیں اسپیکر صاحب, میں اس ملک کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہوں, 30 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. مجھے کبھی شرم نہیں آئی پیسے اکٹھے کرتے ہوئے جب میں پاکستانیوں سے پیسے اکٹھے کرتا ہوں اپنے ملک کے لیے, اپنے ہسپتالوں کے لیے, یونیورسٹی جس میں غریب بچے پڑھ سکتے ہیں. مجھے کوئی شرم نہیں آتی. سیلاب کے لیے, زلزلے کے لیے, تو اپنے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں, شوکت خانم کے لیے. لیکن اسپیکر صاحب, جو مجھے شرم آئی جب ہم دوسرے لوگوں سے جا کے اپنے ملک کے لیے پیسے مانگے. میرے ساتھ لوگ, میرے ساتھ ٹیم تھی, شاہ جی میرے ساتھ تھے, اسد میرے ساتھ تھا. دیکھیں آپ جو مرضی کر لیں, آپ کا جتنا مرضی وہ خیر خواہ ہو, دوست بھی ہو, لیکن جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں نا کسی کے سامنے, اس کی آنکھوں میں لک آتی ہے. اور وہ صرف میرے لیے شرم کی بات نہیں, میرے ملک کے لیے کہ میں ملک جب جا کے کسی سے پیسے مانگتا ہے, اور وہ ہم کیوں مانگ رہے تھے, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ہم ڈیفالٹ کرنے کے اسٹیج پہ آئے ہوئے تھے. تو ہم 3 مہینے تو لگے ہوئے, کبھی ایک ملک پہ جا رہے ہیں, کبھی دوسرے ملک پہ پیسے مانگنے کے لیے. اور اسپیکر صاحب, یہ ہماری وجہ سے نہیں تھا, یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی کہ ہمارے جو اس ملک میں لیڈرشپ تھی. اب میں آپ کو ذرا مثال دیتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ ہمارا حال تھا کہ پیسے مانگ رہے تھے. ذرا میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو ایک جو ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ملک کے باپ کی طرح ہوتا ہے, قوم اس کے بچے ہوتے ہیں. میں سمپل سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اگر میرے بچے بھوکے ہیں, اگر میں بچوں کو صحیح علاج نہیں کروا سکتا, تو کیا میں ایک بادشاہ کی طرح رہوں گا اور بچے میرے بھوکے رہیں گے؟ کیا میں اپنے خرچے نہیں کٹ کروں گا؟ میں صرف آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے. اسپیکر صاحب, میں واشنگٹن گیا, ٹوٹل پیسہ جو میں نے خرچ کیا $67,180. یہ میرا سارا ٹرپ کا تھا. ٹھہر ایک منٹ. پہلے نواز شریف نے وہی ٹرپ کی واشنگٹن کی, $549,000. آصف زرداری نے وہ ٹرپ کی $752,000.
अब मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या वहां जाने से, इतने ज्यादा पैसे खर्च करने से, क्या उनके हुक्मरानों ने समझा होगा कि ये जो कितने जबरदस्त लोग हैं, ये कितने बड़े होटल में ठहर रहे हैं? एक तरफ आप पैसे मांग रहे हैं उनसे, दूसरी तरफ आप उस तरह ठहर रहे हैं। मैं आपको कहता हूं कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी के लीडर इतना पैसा खर्च ना करे जो ये। आगे आ जाए जी, यूएन की विजिट। आसिफ जरदारी ने खर्च किया $1.3 मिलियन, $13 लाख। नवाज शरीफ ने खर्च किया $11 लाख। शाहिद खाकान अब्बासी ने किया $7 लाख। वही ट्रिप मैंने $162,000 पे की, $1,62,000। 10 गुना ज्यादा फर्क। डेवोस गए, डेवोस में जनाब गिलानी साहब गए तो उन्होंने $460,000 पे की। नवाज शरीफ ने $762,000 पे की। शाहिद खाकान अब्बासी ने $561,000 पे की और मैंने की $68,000 पे। मैं सिर्फ, स्पीकर साहब, मैं आपके लिए सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपके लिए कह रहा हूं, मैं आज ये सिर्फ पूछना चाहता हूं कि क्या जब आप एक मकरूज मुल्क, जो मैं आपको बता रहा हूं, कर्जे ले रहे हैं, और मैं आप फिर से कहता हूं, जब शर्म आती है कि मुझे अपने लिए तो लहदा, जो मेरी कौम, वो क्या समझते होंगे हमारी कौम को। और आपको यकीन दिलाऊं कि सब दुनिया को, सारी दुनिया को पता होता है कि किस मुल्क का क्या हाल है। आज तो आप अपने मोबाइल फोन पे बता देंगे कौन से मुल्क के कितने कर्जे हैं, क्या उसकी स्टेट है, कितने उसकी करंट अकाउंट डेफिसिट की। तो एक तरफ हम कर्जे लेते जा रहे थे, हमारी 10 सालों में लायबिलिटीज गई 6,000 अरब से 30,000 अरब पे। लेकिन जो लोग ऊपर बैठे हुए थे, क्या उनको नहीं पता था कि ये मुल्क, एक डॉलर इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आप एक मुल्क के अंदर कल्चर बनाते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि हमें फिक्र है। जब मैं फिक्र करता हूं तो मुझे उम्मीद होती है कि बाकी भी सारे मुझे देखते हैं। मैंने अगर अपना ये जो स्टाफ था मेरा प्राइम मिनिस्टर हाउस का, 534 काम करने वाले थे, वो आधे कर दिए, पैसा हमने कम कर दिए, और स्पीकर साहब ये और भी कम हो सकते हैं। लेकिन वो स्टाफ आजकल के जमाने में उनको बेरोजगार नहीं करना चाहते थे, हम और भी कम कर सकते हैं। हर जगह जब कि कहीं भी दुनिया में जब एक ऑस्टेरिटी, एक मुल्क मुश्किल में आता है, तो एक फिर हुक्मरानों अपनी एग्जाम्पल से लीड करते हैं। वो ये नहीं करते कि खुद पैसे और लोगों को कहे कि वो पैसे ना खर्च करें। आगे आ जाए जी, स्टेट बैंक की बोरोइंग जो हमें मिला 6 ट्रिलियन रुपया खर्च किया, 6,000 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट से लिया, जो हमने खत्म कर दिया, हमने कोई बोरिंग नहीं की। फिर जी जो 70% जो कर्जे थे, 70% वो शॉर्ट टर्म थे, हमने आके उल्टा कर दिया। हमारे आज 76% कर्जे लॉन्ग टर्म हो गए, हमने वो चेंज कर दिया डेट का, क्योंकि शॉर्ट टर्म ज्यादा महंगे होते हैं। मैं सिर्फ ये याद करा रहा हूं कि ये सिचुएशन था क्या। सर्कुलर डेट इन्होंने 2013 में सारी सर्कुलर डेट 480 या जितनी भी थी, इन्होंने वापस कर दी। उसके बाद जब हमें मिली गवर्नमेंट, 1.2 ट्रिलियन रुपीस की सर्कुलर डेट पहुंच गई, 1200 अरब। कॉन्ट्रैक्ट्स, अब हम फंस कैसे गए? सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पहले के साइन हुए हैं। हमारे दौर में तो, मुझे करेक्ट कर दे अगर उमर यूब में बैठा है, कि हमारे दौर में तो एक विंड पावर के कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि 4 या 5 सेंट पे हुए हैं, बाकी तो सारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तो एक तो उधर फंस गए। बिजली महंगी प्रोड्यूस हो रही है, बेच रहे हैं सस्ती, बीच में सर्कुलर डेट आ गई। उसके बाद गैस 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमने एलएनजी का कर लिया, वो हमने तो नहीं किया। अब वो गैस उससे आधी कीमत की बिक रही है, उससे भी कम, लेकिन हम 15 साल हमने तो नहीं किया। तो ये लायबिलिटीज के साथ, तो मैं ये सिर्फ पहले बताना चाहता हूं कि इस बोझ के साथ पाकिस्तान मिला था। जो मुझे ये बताया जा रहा था कि जनाब ये तो सारा कुछ
किया, ये जवाब हमारे से मांगे जा रहे हैं। जवाब तो उनको देने चाहिए जो इस स्टेट पे पाकिस्तान छोड़ के गए थे। अब हमने क्या किया? हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, जो मैं फिर से सबको कहता हूं कि एक चीज होती है जब दुनिया आपको सिर्फ देखती है तो वो देखती है कि क्या आपका करंट अकाउंट सरप्लस पे डेफिसिट पे। 20 अरब डॉलर से आज 3 अरब डॉलर पे हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट आया। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ये है कि आपने अपने खर्चे और अपनी आमदनी को बैलेंस, नुकसान में है फायदे में है। प्राइमरी माइनस कर्जे, यानी जो आपने कर्जों की किस्तें अदा करनी है, जो कर्जे पिछलों ने लिए हुए थे। इस बारी हमारा प्राइमरी डेफिसिट सरप्लस पे तो नहीं आया लेकिन लेवल हो गया है। हमारा प्राइमरी डेफिसिट खत्म हो गया है। और मैं समझता हूं ये इसलिए कि हमने सारी अपनी ऑस्टेरिटी कैंपेन की, हमने अपने खर्चे कम किए। मैं अपनी हमारी गवर्नमेंट के, हमारी फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे कम किए। हमने पाकिस्तान आर्मी को कहा, पहली दफा पाकिस्तान की फौज नहीं, ये दूसरी दफा है कि उन्होंने रियल टर्म से अपने खर्चे कम किए, जबकि हिंदुस्तान अपने खर्चे बढ़ा रहा है। इसलिए कि सारे मुल्क ने फैसला किया कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो उसके बाद जी जो चीज मुझे खास खुशी है जो हमने की वो ये कि हमने जो गरीबों के लिए, जो आम लोगों के लिए जो हमारा एहसास प्रोग्राम, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, आम लोगों को गुर्बत से निकालने का, पॉवर्टी एलिविएशन का, उसको इस पूरे वक्त में, जबकि कोविड के जो आखिरी ये जो क्वार्टर था हमारी क्रैश कर गई, जितना सारी दुनिया में रेवेन्यूज क्रैश के जब हमारे कर गए, तो उसके हमने 208 अरब, बल्कि कम नहीं किया, एहसास प्रोग्राम का हमने उसकी ज्यादा बढ़ा दिया। टैक्स पे आ जाए जी, पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ 17% पे। कोविड से पहले जब ये कोरोना वायरस की लॉकडाउन नहीं हुआ तो हमारा 17% हमारा टैक्स की ग्रोथ थी। हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू 33% बढ़ा। हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1 अरब डॉलर से गई 2.1 अरब डॉलर पर डबल हुई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमारी रेमिटेंसेस में 3% इजाफा हुआ। हमारी एक्सपोर्ट्स मार्च के अंदर जब ये कोविड से पहले जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो पिछले 10 साल में सबसे तेजी से ऑन अ मंथ बेसिस हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी। और हमारी जो रेटिंग थी, जो कि दुनिया की रेटिंग एजेंसीज रेट करती है मुल्क को, हमारी B3 पॉजिटिव चली गई, यानी कि दुनिया रिकग्नाइज करना शुरू हो गई कि इकोनॉमी हमारी इंप्रूव कर गई है। और अब तक हम 5,000 अरब रुपए कर्जे वापस कर चुके, जो कर्जे पिछली हुकूमतों ने लिए। अब जी मैं आपको वे फॉरवर्ड बताता हूं कि ये जो आजकल हालात हैं, मुश्किल हालात हैं, सब जानते हैं, इनकी सारी दुनिया को प्रॉब्लम है, हमें अकेले को नहीं है। तो ये जो अब हालात हैं, इसके अंदर अब हम क्या प्रपोज कर रहे हैं? मैं अभी भी ये कहता हूं कि इसकी पूरी तरह इम्पैक्ट सारी दुनिया के अंदर फील हो रहा है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है वो सर्विस इंडस्ट्री पे पड़ा है, होटल्स पे, रेस्टोरेंट्स पे, टूरिज्म पे। हमारे इलाके हैं कई, और मुझे खास तौर पे अफसोस होता है हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां सिर्फ वो डिपेंड करते हैं, नॉर्दर्न एरियाज है हमारे, वो डिपेंड करते हैं कि 4-5 गर्मियों के महीने में जो वो अपनी आमदनी इकट्ठी करते हैं। तो इस वक्त जो सबसे बुरी तरह ये बहुत बड़ा एक इलाका मुतासर हुआ है इसके साथ। हमारी कोशिश तो है कि हम किसी तरह SOPs के साथ थोड़ी टूरिज्म खोलें, लेकिन हर वक्त प्रेशर पड़ा हुआ है कि एक तरफ हमें फिक्र है कि ये वो करते हैं तो कोरोना ऊपर ना चली जाए, दूसरी तरफ लोगों की जानें बचाएं, लोग भूखे ना मर जाएं। तो ये सबसे, तो अभी हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसका इतना कितना फॉल आउट आएगा। तो हम
اس کے لیے ویسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری طرح ہم تیار بیٹھے ہیں. ہم نے اسپیشل ریزرو کیے ہوئے ہیں کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم پیسے یہاں استعمال کریں. تو نمبر 1 ہم نے جو سب سے پہلے اپنا جو اکانومی کا شعبہ کھولا وہ تھا کنسٹرکشن. اس وقت پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کنسٹرکشن سیکٹر کو اتنا زیادہ انسینٹیوائز نہیں کیا جو آج کیا گیا. 30 ارب روپیہ تو ہم نے صرف رکھا ہوا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ان کو, تاکہ سستے قرضے مل جائیں, تاکہ وہ ہمارے جو ایک ڈریم ہے کہ ہم اس ملک میں افورڈیبل ہاؤسز یعنی ان لوگوں کے لیے گھر بنائیں جو بیچارے گھر افورڈ نہیں کر سکتے, اس کے لیے 30 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے تاکہ ان کو سبسڈائز ریٹ کے اوپر ملے انٹرسٹ, تاکہ وہ اگر جو آسان قسطوں میں واپس کر سکے, وہ لوگ جو کبھی خرید نہیں سکتے گھر ان کو موقع مل جائے. تو یہ جو کنسٹرکشن ہے سب سے زیادہ کبھی بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس طرح کے انسینٹیوز نہیں دیے گئے. یہ ہمارا نمبر 1 ہے. دوسرا ایگریکلچر. اب تک 50 ارب روپیہ ہم نے رکھا ہے. ہم نے ان کی کھادوں کی قیمتیں بھی ہم نے سبسڈائز کی ہیں, پانی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ایگریکلچر جو سیکٹر ہے اس گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے, ابھی فخر امام نے آپ سے پتہ نہیں کتنی اس کے اوپر تفصیل میں بات کی ہے. ہماری اب ساری کانسنٹریشن یہ ہے کہ کنسٹرکشن اور ایگریکلچر کو ہم آج پرائرٹائز کریں اور اس کے اوپر پورا زور لگائیں. سیڈ ڈیولپمنٹ کے اندر کیونکہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں بہت, اور اس میں ہم چائنا کی پوری مدد دے رہے ہیں. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ چائنا سے مسلسل ہماری کوشش ہے کہ ان سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کروائی جائے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر. ہم نے جو اپنا PSDP ہے, اس مشکل حالات میں بھی ہم نے اپنا PSDP کو کم نہیں کیا, اور ہم نے اپنے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے اوپر کٹس ڈالے ہیں. لیکن PSDP اس لیے نہیں ہم نے کم کیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے اکانومی ہماری چلنی شروع ہو اور لوگوں کو روزگار ملے. ہمارا جو تیسرا انڈسٹری کے اندر جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے, ہم اسی کرائسس کے اندر جو اب تک پھنسے ہیں, یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پھنسے رہیں گے. تو ہم انڈسٹری کے لیے ہزاروں را مٹیریل ہیں جو کہ آپ کو بتا دیں گے کہ جن کے اوپر سے ہم نے بالکل ڈیوٹی اٹھا لی ہے تاکہ ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو, تاکہ ہماری انڈسٹری ریوائیو ہو. کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا تھا, ایکسپورٹ اسٹیگنیٹ کی ہوئی تھی, اور ایکسپورٹس کے بغیر دیکھیں نا یہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ جی گروتھ ریٹ آپ کی نیچے آ گئی, کیا آپ ایک 5% پہ گروتھ ریٹ تھی. اگر آپ کی گروتھ ریٹ 5% پہ ہے اور آپ کا ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, آپ کی امپورٹ 60 ارب کی ہیں اور ایکسپورٹس 20 ارب کی ہیں, تو وہ تو ملک وہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے, وہ تو جانا ہی جانا اس سے کرائسس میں ہے. جو بھی دنیا آگے نکلی ہے وہ تو صرف نکلی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے اوپر ہے. آج چائنا کی اسٹرینتھ کیا ایکسپورٹس ہیں, ساؤتھ کوریا جو بھی ٹائیگر آگے بنا تھا ایشین ٹائیگر, اس کی سب سے بڑی پرائرٹی تھی ایکسپورٹس. تو ایکسپورٹس کے اوپر جب تک کہ آپ انسینٹیوائز نہیں کریں گے اپنی انڈسٹری کو تو وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی. تو ہم ان کے را مٹیریلز کے اوپر بھی ہم نے یہ جو کیا, میرے خیال میں یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے. اور پھر چوتھی چیز, میں یہ جو اپنا احساس پروگرام ہے یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ پروگرام ہے, کیونکہ اسپیکر صاحب کبھی بھی کوئی ملک آج تک دنیا میں اوپر گیا ہی نہیں جدھر ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جائے اور عوام ادھر کی ادھر رہے, غریب رہے. یہ جو ہمارا ملک میں امیر اور غریب کے اندر فرق بڑھتا جا رہا ہے, یہ سب سے بڑی امپیڈمنٹ ہے اس ملک کے آگے بڑھنے سے, یہ ہمیں روک رہا ہے آگے بڑھنے سے. تو یہ جو ہمارا احساس پروگرام ہے یہ ملٹی فیسٹڈ ہے. ایک تو کیش ہینڈ آؤٹس, یہ جو ہم نے بڑے مشکل وقت پہ جو بچایا ہے لوگوں کو, یہ جو کیش دیا ہے 144 ارب روپیہ, یہ جو یہ ریکارڈ ٹائم کے اندر اتنا زیادہ پیسہ, اتنے زیادہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان کو اتنے تھوڑے ٹائم پہ اتنا زیادہ پیسہ اور شفافیت سے. کوئی آج نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے پولیٹیکل بیسس پہ یہ پیسے بانٹے. اور یہ انشاءاللہ 100 اور یہ ہم اس کو آگے بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اور اس کو 1 کروڑ 60 لاکھ خاندانوں تک ہم یہ لے کے جا رہے ہیں. جو اسپیکر صاحب جو دوسری چیز
جس کے اوپر مجھے خاص میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میری اور ہماری پارٹی کی ہمیشہ یہ جو ہماری ویژن ہے کہ اس نے جانا ہے ایک فلاحی ریاست کی طرف، تو فلاحی ریاست کے اوپر جو پہلا ہم نے قدم اٹھایا تھا مشکل حالات میں، جس طرح میں نے بتایا اکانومی ملی، پناہ گاہ، اب تک ہم 200 پناہ گاہ بنا چکے ہیں، اور ہمارا پروگرام ہے کہ یہ جدھر بھی لیبر سینٹرز ہے، جدھر بھی مزدور جاتا ہے، جدھر بھی ڈیلی ویجر آتا ہے، اس کے لیے ہم یہ پناہ گاہ بناتے جائیں تاکہ اس کے پیسے بچیں۔ وہ جب پناہ گاہ میں ٹھہرتا ہے تو اس کو کھانا ملتا ہے، وہاں اس کو کوئی رینٹ نہیں کرنا پڑتا، سڑک پہ نہیں سوتا، وہ نہاتا ہے وہاں۔ تو یہ ہم پناہ گاہ، ہمارا پورا پلان ہے کہ یہ سارے پاکستان میں ایکسپینڈ کرنا ہے، اور یہ وہ ویژن ہے ایک فلاحی ریاست کی طرف، جس کا مجھے خاص طور پہ یہ پناہ گاہ کے اندر جب میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جا کے دیکھیں مزدوروں سے بات کریں، پتہ تو چلوائیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ عام آدمی کئی دفعہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس سے زیادہ عجیب جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا انصاف کارڈ ہے، 1 کروڑ خاندانوں کو انصاف کارڈ ہم پہنچا رہے ہیں۔ کے پی کے اندر کے پی کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ سارا نچلے طبقے کو احساس کارڈ، اور سارا جو فاٹا کا علاقہ ہے ان سب کو احساس کارڈ، جس میں 7 لاکھ، پہلے 7,20,000 تھا، تو وہ 10 لاکھ پہ ہے۔ 10 لاکھ کا مطلب یہ کہ جی ایک غریب خاندان جو سب سے زیادہ تکلیف میں ایک گھر ہوتا ہے جب کسی کو بیماری ہو جائے، اور اب یہ کووڈ کی وجہ سے جو ہم کہانیاں سنتے ہیں بہت مشکل میں گزرتے ہیں، تو وہ جو ایک غریب گھرانے کے اندر جب ان کا بجٹ پہلے سے کم ہوتا ہے، پہلے سے وہ مشکل سے پیسے کما رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، کھانا دینے کے لیے، ایک بیماری ہوتی ہے وہ سارا خاندان چلا جاتا ہے غربت کے نیچے، کیونکہ وہ سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی پروٹیکشن ہے کہ غریب گھرانے کے پاس پیسے ہوں، وہ جا کے اپنا علاج کروا سکے، اور یہ انشاءاللہ ہم سارا کوریج سارے پاکستان میں کریں گے۔ پھر جی مجھے بڑا اس چیز پہ فخر ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوئی ہے کہ ایک پاکستان میں جو ہماری ڈیولپمنٹ ہو، وہ کئی علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، ڈیولپمنٹ تھوڑے سے علاقوں میں چلی جاتی ہے، اور ہمارا فاٹا پیچھے رہ گیا، ہمارے بلوچستان کے علاقے پیچھے رہ گئے۔ تو میں آج یہ جو مجھے اس بجٹ کے اندر سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس پیسے کم اکٹھے ہوئے، فاٹا کو انشاءاللہ ہم پوری ایلوکیشن دے رہے ہیں، اور ہم بلوچستان کو ریکارڈ مل رہا ہے پی ایس ڈی پی کے اندر، کبھی اتنا پیسہ نہیں ملا۔ میں آج ادھر سے یہ ضرور کہوں گا اسپیکر صاحب کہ میں ریکویسٹ کروں گا، 4 صوبوں نے اپنی زبان دی تھی کہ جب فاٹا مرجر ہوگا تو وہ اپنے این ایف سی وارڈ سے 3% دیں گے فاٹا کو، کیونکہ وہ فاٹا کے اندر جو تباہی ہوئی وار آن ٹیرر کی وجہ سے، تو ان کے بڑے برے حالات تھے، تو ان کی ری ڈیولپمنٹ کے اندر انہوں نے پیسے دے دے۔ میں آج ریکویسٹ کروں گا سارے صوبوں کو کہ آپ نے زبان دی ہوئی ہے یہ پوری کریں، کیونکہ اس علاقے میں خاص ضرورت ہے، اور خطرہ ہے جو میں اب بات کروں گا اگلے جو میرا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن کی۔ آج ہندوستان کو سب سے زیادہ یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ، ایک وہ گورنمنٹ جو کہ ایک انتہا پسند گورنمنٹ، جو بالکل اس وقت ان کا صرف گول یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو سبق سکھایا جائے اور پاکستان کو گرایا جائے، اوپنلی ان کے تھنک ٹینکس کے اندر اوپن ٹی وی کے اوپر وہ بات کرتے ہیں۔ تو ادھر سے وہ جو ہمیں خطرہ ہے اور جو انہوں نے کیا بھی آپریشنز وہ کرتے ہیں ہماری سافٹ ویلی یا ادھر سے فاٹا سے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی ڈیولپمنٹ کریں۔ اور میں صوبوں سے پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ نے پلیج کیا ہوا تھا، یہ ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے، تو آپ کا جب زبان دی تھی اس کے اوپر پوری طرح عمل کیا جائے۔ میں جی وے فارورڈ کی جو میری، اور صرف میں ختم کرتا ہوں اس چیز کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر۔ میں آج اپنے ایجوکیشن منسٹر
शफकत महमूद को खराज तहसीन पेश करता हूं। अभी मैं बताया नहीं क्यों, मैं इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूं कि इन्होंने वो दो काम किए हैं जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कभी किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया थी, तो उनकी पॉलिटिकल विल नहीं थी। नंबर वन, कि पाकिस्तान के अंदर ये जो थ्री टियर सिस्टम चल रहा है, जो एजुकेशन अपार्टहाइड है, अमीर के लिए इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और फिर दीनी मदरसे, तीन डिफरेंट कल्चर्स एक मुल्क के अंदर आ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम को वो उर्दू मीडियम कहता है बगर क्राउड, उनका कोई उनका कनेक्शन नहीं है। दीनी मदरसे कुछ और सोचते हैं उनकी। सो ये पहली दफा हुआ कि पहली चीज एक कोर एजुकेशन सिलेबस इंशाल्लाह मार्च 2021 में सारे पाकिस्तान में लागू हो जाएगा। इसमें इन्होंने बड़ी कंसल्टेशंस की हैं, बड़ी मुश्किल प्राइवेट स्कूल सबको बिठा के, मेरे ख्याल में एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी कि दीनी मदरसों को मेन स्ट्रीम में लाना, ये पहले भी कोशिशें हुई हैं। तकरीबन 25 लाख बच्चे पढ़ते हैं दीनी मदरसों में। आज तक किसी ने नहीं सोचा कि वो क्यों नहीं मेन स्ट्रीम में आ सकते, वो क्यों नहीं डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन सकते। दीन पढ़ें लेकिन बाकी और चीजें भी करें। तो ये जो बड़ा इन्होंने कंसल्टेशन से, दीनी मदारिस से, पूरी कंसल्टेशन से अब यह है कि उनको भी साथ साथ अपनी सिलेबस के वो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे ताकि वो भी उनके ऑप्शंस हों कि सोसाइटी में वो जो भी करना चाहे वो कर सके। मेरी आखिरी 2 पॉइंट्स है जी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। मैं ये समझता हूं कि इस गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो फॉरेन पॉलिसी में। स्पीकर साहब, पहले तो मैं अमेरिका के साथ अपनी ताल्लुकात के ऊपर बात कर दूं। अमेरिका से जिस तरह हमने वॉर ऑन टेरर में उनका साथ दिया और जो जिल्लत उठानी पड़ी मेरे मुल्क को, मैं नहीं समझता कि कभी भी कोई मुल्क एक वॉर ऑन टेरर में साथ दे और उनका साथ दे और वो बुरा भला भी हमें कहें, कामयाब अफगानिस्तान में ना हो तो वो भी पाकिस्तान जिम्मेदार है। ओपनली मुझे कभी नहीं भूलता वो भी एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े 2 शर्मिंदा वाक़यात जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा। और 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं उनकी जंग के लिए। यानी इससे ज्यादा जिल्लत सारी जिधर पाकिस्तानी बाहर थे, आप जिधर पाकिस्तानी बाहर थे आप देखें जो उनके ऊपर गुजरी उस वक्त। मुझे अभी भी याद है, ये 2010 की बात है। उसके बाद क्या हुआ? ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है हम कुछ नहीं कर रहे हैं या हम मजम्मत कर रहे हैं। सेनेटर कार्ल लेवन, ये यहां अखबारों के अंदर फ्रंट पेज में आया। सेनेटर कार्ल लेवन सेनेट की ओपन कमेटी, फॉरेन रिलेशंस कमेटी की हेयरिंग के ऊपर कहता है, एडमिरल मलन से पूछता है कि जी आप ये क्यों ये पाकिस्तानियों को ये क्यों आप ड्रोन अटैक्स करते हैं जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट करती है, जब मजम्मत करती है, आप क्यों कर रहे हैं? एडमिरल मलन कहता हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इजाजत से ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं। वो आगे से क्या कहता? मैं ये जो कहता हूं कि जो हमने ये 10 सालों में जिल्लत, ये जो सारा वॉर ऑन टेरर के अंदर कि हमें ये नहीं पता था कि हम उनके एलाई हैं या उनके दुश्मन हैं। वो आगे से कहता कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों अपने लोगों से झूठ